अच्छा बच्चों देखो, करंट के फ्लो के बाद होगा क्या। देखो कैपेसिटर विल लूज कौन सी एनर्जी। ये कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों ये कैपेसिटर और रेजिस्टर लग गए पैरेलल में। कैपेसिटर को आपने फुल चार्ज कर दिया, साथ में लगा दिया रेजिस्टर। अब रेजिस्टर जो है वो कैपेसिटर को करेगा डिस्चार्ज। अच्छा, रेजिस्टर फुल चार्ज है, रेजिस्टर तो चार्ज हो ही नहीं सकता, रेजिस्टर तो रेजिस्टर है ना, उस पर कहाँ पे एनर्जी आएगी। आपने कैपेसिटर को भरा हुआ है पूरा, फिर उसके साथ कोई डिवाइस लगा दी, अब कैपेसिटर खाली होगा तो आप डिस्चार्ज कर रहे हैं। आपने कैपेसिटर को फुल चार्ज किया, उस पर वोल्ट आ गए, अब आप उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, उसकी एनर्जी निकाल रहे हैं। ठीक है, अब होगा ये कैपेसिटर जो है उस पर थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो लूज होगी। बेटा ये देखो ना, कैपेसिटर जो है उसका पॉजिटिव चार्ज इधर से निकलेगा तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव वर्क। ठीक है, इसी तरह जब इधर से, अब कैपेसिटर बैटरी बन गया है ना, अब कैपेसिटर खुद सेल में कन्वर्ट हो चुका है। अब कैपेसिटर विल लूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। और वो जाएगी कहां पे, दैट इज कन्वर्टेड that is converted to heat by the resistor। ये हो गई जी कहानी। लेकिन हमने ये देखना है कि उसकी जो रेट है एनर्जी की वो कैसे चलेगी। अब हमने एक फार्मूला सीखा हुआ है, Q इज इक्वल टू कैपिटल C टाइम्स V। आप इस फार्मूला से एग्री करते हैं, ये है जी VC, कैपेसिटर की वोल्टेज। इस एग्जांपल में बाय चांस कैपेसिटर की वोल्टेज और रेजिस्टर की वोल्टेज इक्वल। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये कि जब होगी डिस्चार्जिंग, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि चार्ज का जो चेंज होगा, अगर C कांस्टेंट है, वो वोल्टेज के चेंज के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। क्या कहते हो। देखो कैपेसिटेंस है कांस्टेंट, तो कैपेसिटर का जब चार्ज ड्रॉप होगा या चार्ज फ्लो करेगा तो वोल्टेज भी उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज होगी ना। ठीक है, अब फर्ज करें in time delta t charge in time delta t charge delta q is exchanged in time delta t charge delta q is exchanged between the plates of the capacitor। अगर टाइम डेल्टा टी में कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनका जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है दैट इज डेल्टा टी, तो इन दैट केस होगा क्या। देखें, हमने पहले ही सीख लिया कि डेल्टा क्यू जो है वो किसके इक्वल होगा, C टाइम्स डेल्टा V के। नजर भाई, अगर मैं दोनों साइड्स को टाइम पे डिवाइड कर दूं तो क्या मैं कर सकता हूं डिवाइड। तो अगर हम ये इज्यूम करें कि करंट कांस्टेंट है, या चलें हम ये भी इज्यूम ना करें, इस सारी बात को छोड़ो, क्या डेल्टा क्यू, छोड़ दो सारी बात, डेल्टा क्यू और डेल्टा टी क्या हो गया, करंट हो गया ना। तो किसी एक इंस्टेंट पे ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिखो I इज इक्वल टू C टाइम्स डेल्टा V ओवर डेल्टा टी। ठीक, हमारा जो इंटरेस्ट है वो डेल्टा V ओवर डेल्टा टी में, तो लिखें डेल्टा V ओवर डेल्टा टी। क्या मैं इसको कह सकता हूं वोल्ट्स पर सेकंड लॉस्ट बाय द कैपेसिटर। चलिए जो आपने लिखी है बात, हाँ, इज इक्वल टू CV। कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो चेंज नहीं होगी, चेंज होगा उसका चार्ज और वोल्टेज। जब वो डिस्चार्ज होगा तो उसका चार्ज भी कम होगा और उसकी वोल्टेज भी कम होगी। अब उसका चार्ज कम हुआ बाई डेल्टा क्यू और उसकी वोल्टेज कम हुई बाई डेल्टा वी। टाइम कितना लगा, डेल्टा टी। ठीक, अब हम जो पहला फॉर्मूला लिखेंगे वो होगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू C टाइम्स डेल्टा वी। बताओ ये समझ आ गई। डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी और C टाइम्स डेल्टा V ओवर डेल्टा टी। टाइम पे दोनों साइड्स को डिवाइड कर दिया।
क्या मैं इस टर्म को कह सकता हूं वोल्ट्स लॉस्ट बाय द कैपेसिटर पर सेकंड, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, कितने वोल्ट एक सेकंड में कैपेसिटर। तुम्हें कंफ्यूजन कहां पे हो रही है? ये चीज, एक सेकंड तुमने ये बताना है कि जो मैं ये लिख रहा हूं ये तुम्हें समझ आ गया कि डेल्टा क्यू जो है वो इक्वल होगा सी टाइम्स डेल्टा वी के, यस या नो? ठीक है, किसी भी इक्वेशन की दोनों साइड्स को हम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो कर दिया। तो प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम ये है कि डेल्टा टी के डेल्टा टी लॉस एंड वो छोड़ दो, डेल्टा टी मैथमेटिकली ठीक चल रहा है ना। अब बात ये है कि चार्ज पर यूनिट टाइम होता है करंट, ठीक है, और C इंटू इसको लिख देंगे डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। इस सारी बात का जो कंक्लूजन बना ये बना कि वोल्ट्स पर सेकंड लॉस्ट बाय द कैपेसिटर या रेट ऑफ डिस्चार्ज, rate of discharge of the capacitor depends on two factors, current and capacitance। अब मैं इसको तुम्हें फिजिकली बताता हूं। कैपेसिटर जल्दी खाली होगा अगर छोटा कैपेसिटर होगा, इसीलिए सी डिनोमिनेटर में। सोचो अगर कैपेसिटर छोटा होगा तो उसके वोल्ट्स फास्टर ड्रॉप होंगे, अगर कैपेसिटर बड़ा होगा होगा। जिस तरह एक बाल्टी है ये वाली बड़ी सारी और एक बाल्टी है ये वाली, दोनों के बॉटम में हम होल कर देते हैं, ठीक है, इस होल में से दोनों में से पानी निकलता है, इनको पानी से भरा हुआ है, जल्दी कौन सी खाली होगी? छोटी वाली। तो ये सी के डिनोमिनेटर में होने को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कैपेसिटर जल्दी खाली होगा अगर छोटा कैपेसिटर होगा, तो जितनी छोटा बर्तन होगा उसको खाली करना उतना आसान होगा, उसका रेट ऑफ ड्रॉप मतलब ये है कि ये इसके वोल्ट्स हैं, ये इसके वोल्ट्स हैं, जब ये डिस्चार्ज होंगे तो वोल्ट नीचे जाएंगे, जब ये डिस्चार्ज होगा तो इसके वोल्ट नीचे जाएंगे। तो इसका डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी जो है, छोटे वाले कैपेसिटर का डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी फास्टर होगा बड़े वाले कैपेसिटर से। क्या मैं कह सकता हूं कि बड़ी बाल्टी जो है उसका लेवल स्लोली ड्रॉप होगा, छोटी बाल्टी का एक जितना होल किया हुआ है, छोटी बाल्टी का जो लेवल है वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने में ज्यादा टाइम लेगा, ये स्लोली डिस्चार्ज होगा। अब फॉर्मूला की समझ आ रही है? और जितना ज्यादा करंट होगा उतना डिस्चार्ज फास्ट होगा। यू कैन अंडरस्टैंड द फॉर्मूला फिजिकली, ये तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट था ना। फिजिकली ये हो गया कि छोटा कैपेसिटर होगा तो डिस्चार्ज फास्ट होगा, और करंट जितना ज्यादा होगा डिस्चार्ज उतना फास्ट होगा। और करंट किस पे डिपेंड करेगा? रेजिस्टर पे। अगर आप छोटी वैल्यू का रेजिस्टर लगाएंगे टक से डिस्चार्ज होगा, बड़ी वैल्यू का रेजिस्टर। फार्मूला हमने इसलिए लिखा है कि हम डिस्चार्ज की स्पीड को डिस्कस कर सकें, जल्दी डिस्चार्ज होगा, देर से डिस्चार्ज होगा। तो अब इस फार्मूला की बेस पे हम दो बातें लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ कैपेसिटर, यानी कि कितनी जल्दी वो वोल्ट ड्रॉप करेगा, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। लिखो रेट ऑफ डिस्चार्ज, rate of discharge of a capacitor, rate of discharge of a capacitor will depend on the first factor, the capacitance, तो आप जरा बताएं बड़ा कैपेसिटर जो है वो स्लोली डिस्चार्ज होगा या छोटा कैपेसिटर? तो द कैपेसिटेंस में आप लिखेंगे कि इफ द कैपेसिटेंस इज हायर, if the capacitance is higher, बड़ा कैपेसिटर है, if the capacitance is higher then the discharge will be, बताओ slower या faster? जबरदस्त। बड़ा बर्तन देर से खाली होगा, then the discharge will be slower, तो उसका जो वोल्ट का ड्रॉप है वो स्लो होगा। इसमें रजिस्टर और आ रहे ना उस पे? नहीं वो इक्वल, वो छोड़ दो, अभी इस पे बात करो। ये समझ आ गई बात?
अच्छा, दूसरी बात, नंबर टू है जी, दूसरा फैक्टर है करंट का फैक्टर। बड़ा करंट होगा तो तेजी से डिस्चार्ज होगा, छोटा करंट होगा तो स्लोली डिस्चार्ज होगा। करंट कौन डिसाइड करेगा? करंट डिसाइड करेगा, बताओ बच्चों बताओ, करंट डिसाइड करेगा रेजिस्टर। करंट कौन डिसाइड करेगा? रेजिस्टर। तो लिखो कि द करंट और करंट की बात यह है कि a low current will result in a slow discharge and vice versa. A low current will result in a slow discharge and vice versa. यानी कि बड़ा करंट होगा तो फास्ट डिस्चार्ज होगा, छोटा करंट होगा तो स्लो डिस्चार्ज होगा। ठीक, कॉमन सेंस की बात है भाई। चार्ज जितना ज्यादा चार्ज खींच रहे हैं पर सेकंड, उतना तेज डिस्चार्ज नहीं होगा। कैपेसिटर का करंट लो है, इसका क्या मतलब? आप कम कम चार्ज खींच रहे हैं, करंट ज्यादा है, जल्दी डिस्चार्ज। तो कैपेसिटर को खाली करना है तो दो चीजें मैटर करेंगी, कैपेसिटर कितना बड़ा है और उसका हम करंट किस बेस पे खींच रहे हैं। अच्छा, अब जो फॉर्मूला हमने सीखा, हमने ये सीखा कि डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अब मैं यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाऊंगा, आप बताएं क्यों? क्योंकि बेटा जी डिस्चार्ज हो रहा है ना, क्या ख्याल है? नेगेटिव साइन हो रहा है जस्टिफाई, क्योंकि वोल्ट कम हो रहे हैं। पहले तो हमने सिर्फ फॉर्मूला फाइंड किया बेटा, ऊपर वाला डेल्टा। फॉर्मूला। जी बेटा आप बताओ, फॉर्मूला जो है कौन सा? मैंने तो कोई ऊपर फॉर्मूला लिखा ही नहीं है। अच्छा आई ओवर सी वाला बेटा पॉजिटिव। देखो, सीधी सी बात है, रेट होता है नेगेटिव जब डिस्चार्ज होता है और रेट होता है पॉजिटिव जब चार्ज होता है। वोल्ट बढ़ेंगे तो पॉजिटिव, वोल्ट कम होंगे तो नेगेटिव। वो होगा फिर चार्जिंग में। नहीं, अभी तो इसका लिखो, सुभान मेरी बात सुनो। जब चार्जिंग करेंगे तो वोल्ट बढ़ेंगे, जब वोल्ट बढ़ेंगे तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी पॉजिटिव होगा, जब वोल्ट कम होंगे तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी नेगेटिव होगा। अंडरस्टूड? अब बात ये है कि ठीक है इस सर। मामला को हमने नेगेटिव जो लिखा हुआ है, इस नेगेटिव की रीजन लिख दो। सर फॉर कैलकुलेशन में डिस्चार्जिंग, इसको जो वैल्यू है वो तो पॉजिटिव देनी है ना, अगर उसने बेटा पूछा हो। उससे फर्क नहीं पड़ता, बस बात को समझो, वो मैग्नीट्यूड लिखते हैं। ठीक है। लिखो फॉर डिस्चार्जिंग। आपसे इसकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन एग्जामिनर नहीं पूछेगा, ट्रेंड्स पूछेगा। आपसे पूछेगा फैक्टर बताओ। समझ आ गई बात? अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये फैक्टर बताने के लिए ये पूरे सर्किट पे लगेगा या फिर ये फार्मूला जो है ये आपको बता रहा है कि कैपेसिटर के जो वोल्ट है वो कैसे ड्रॉप हो रहे हैं, पर सप्लाई हो रहे हैं ना। तो ये कैपेसिटर के भी वोल्ट का बता रहे हैं। करेगा होगी? बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, कैपेसिटर और रेजिस्टर के जो वोल्ट हैं दे आर इन पैरेलल और वो सेम होंगे। सुन लो। हाँ हाँ, कैपेसिटर जितनी एनर्जी लूज करेगा उतनी एनर्जी जो रेजिस्टर है वो गेन करेगा। जब कैपेसिटर पे होगा 10 वोल्ट तो वो हर एक चार्ज को देगा 10 जूल पर कूलम, और रेजिस्टर जो है 10 जूल पर कूलम को हीट में कन्वर्ट करेगा। जब कैपेसिटर पे होगा 8 और रेजिस्टर उसी 8 जूल पर कूलम को हीट में कन्वर्ट कर देगा। तो जो कैपेसिटर के वोल्ट होंगे रेजिस्टर को भी वही वोल्ट मिलेंगे। वोल्ट होता है एनर्जी कैरिड बाय 1 कूलम चार्ज। तो कैपेसिटर 1 कूलम को जितनी एनर्जी देगा रेजिस्टर उसको हीट में कन्वर्ट करेगा। ठीक, अब फॉर डिस्चार्जिंग वी हैव नेगेटिव साइन क्यू। फॉर डिस्चार्जिंग वी हैव नेगेटिव साइन that represents the decrease of volts, that represents the decrease of volts। तो बेटा जी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वोल्ट्स के डिक्रीज को। कर लिया यहां तक? अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आप लोग खुद लिखेंगे। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखें जी।
लिखो ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज of a capacitor, during the discharge, that show that delta V over delta T is equal to minus 1 over RC times VC। इसमें से जी डेल्टा V ओवर डेल्टा T क्या शो कर रहा है? डेल्टा V ओवर डेल्टा T जो है वोल्ट्स ड्रॉप पर सेकेंड। डेल्टा V ओवर डेल्टा T क्या है? रेट ऑफ डिस्चार्ज या फिर वोल्ट्स ड्रॉप पर सेकेंड। हाँ बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। डेल्टा V ओवर डेल्टा T क्या है? रेट ऑफ डिस्चार्ज, और आसान जबान में यह है वोल्ट्स ड्रॉप्ड पर सेकेंड। ठीक है जी। आर है जी आपका रेजिस्टर या रेजिस्टेंस, ये सर्किट की रेजिस्टेंस है। आर क्या है जी? आपकी रेजिस्टेंस। यू नो सी इज कैपेसिटेंस। वीसी जो है ना, ये उस इंस्टेंट पे वोल्टेज है जिस इंस्टेंट पे आप रेट की बात कर रहे हैं। वीसी वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा? वीसी भी वेरिएबल होगा, और फार्मूला के मुताबिक डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी भी वेरिएबल होगा। इसका मतलब ये है कि जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, आर और सी तो है कांस्टेंट, कैपेसिटर की वोल्टेज कम होने से रेट भी कम होता जाएगा। यानी कि कैपेसिटर की जो, समझ आ रही बात? अगर ये फार्मूला हम पकड़ लेते हैं तो ये फार्मूला ये बता रहा है कि जब कैपेसिटर की ज्यादा वोल्टेज होगी तो फास्ट डिस्चार्ज होगा, जब वोल्टेज कम होती जाएगी तो स्लो डिस्चार्ज होगा। तो इसका मतलब है कि डिस्चार्ज कितना फास्ट या स्लो होगा वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टर पे, कैपेसिटर पे और प्रेजेंट वोल्टेज पे। अगर रेजिस्टर बड़ा होगा डिस्चार्ज स्लो हो जाएगा, कैपेसिटर बड़ा होगा डिस्चार्ज स्लो हो जाएगा। वोल्टेज उस इंस्टेंट पे बड़ी है या छोटी है उस पर भी डिपेंड करेगा। बात समझ आ गई? तो 3 फैक्टर कौन से हो गए? रेजिस्टर, कैपेसिटर। ये एक्चुअल फार्मूला है, ये फार्मूला सही एक्सप्लेन कर रहा है कि ट्रेंड चलेगा किस तरह। इस फार्मूला के राइट साइड पे 2 कांस्टेंट्स हैं और एक वेरिएबल है। कांस्टेंट कौन से हैं? रेजिस्टर, कैपेसिटर, दे आर कांस्टेंट। वेरिएबल कौन सा है? वोल्टेज ऑन कैपेसिटर। क्योंकि जब डिस्चार्ज होगा तो वीसी जो है वो कांस्टेंट तो नहीं रहेगा ना, वीसी क्या होगा? वेरिएबल होगा। बात समझ आ गई? तो वीसी जो है ये है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ये फार्मूला हमें क्या बता रहे हैं भाईजान? ये फार्मूला एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन बता रहा है कि कैपेसिटर का जो डिस्चार्ज होता है वो डिस्चार्ज होने के साथ साथ स्लो होता जाता है। ये फार्मूला हमें ये बता रहा है कि जब कैपेसिटर की वोल्टेज आधी हो जाएगी तो उसके डिस्चार्ज का रेट आधा हो जाएगा। ये फार्मूला हमें ये बता रहा है कि जब वोल्टेज कैपेसिटर की 1/3 हो जाएगी तो उसका जो डिस्चार्ज का रेट है वो 1/3 हो जाएगा। समझ आ रही है बात? यानी कि कैपेसिटर का जो डिस्चार्ज है वो उसकी अपनी वोल्ट पे डिपेंड करता है। बड़े वोल्ट पे है वो तो कांस्टेंट है, वो तो सर्किट में फिक्स कर दिया है ना। तो इसका मतलब है बड़ा कैपेसिटर बड़े रेजिस्टर के साथ स्लोली डिस्चार्ज होगा फॉर अ गिवन कैपेसिटर वोल्टेज। फॉर अ गिवन अगर वीसी को फिक्स कर दे, फर्स्ट लो 2 कैपेसिटर हैं और दोनों पे सेम वोल्ट है, तो जो बड़ा कैपेसिटर होगा वो स्लोली डिस्चार्ज होगा। 2 कैपेसिटर हैं, सेम वैल्यू के हैं, वोल्ट भी सेम है, जिसको बड़े रेजिस्टर के साथ लगाएंगे वो स्लोली डिस्चार्ज होगा। पेपर में इस तरह के सवाल आएंगे, मैं करवा दूंगा। इस फार्मूले पे बड़े सवाल आते हैं। कॉपी कर लिया? पहले तो फार्मूला देखते हैं बना कहां से। 2 सेकंड के लिए रुक जाओ। मुझे आप ये बताओ, क्या मैं करंट को ये लिख सकता हूं? किसी भी सर्किट का जो करंट होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस, और ज्यादा बेहतर वर्ड्स में सर्किट का करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस ओवर रेजिस्टेंस। ये हमेशा अप्लाई होगा। लिख लो, किसी भी सर्किट का जो करंट होता है उसका फार्मूला क्या होता है कि रेजिस्टर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ओवर रेजिस्टेंस। किसी भी सर्किट का जो करंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस। अंडरस्टूड? अब आप मुझे ये बताएं सर कि, जी बेटा बताओ। ये जो V = IR से निकाल लिया ना,
तो बेटा उसी से निकाला है ना, मैं कोई अपनी नई फिजिक्स तो नहीं बना रहा ना, उसी से निकाला है बेटा जी। अच्छा आप देखो, ये वही लिखा हुआ है ना, I इज इक्वल टू V ओवर R लिखा हुआ है। अच्छा देखें, I जो है वो बन जाएगा, मुझे लगता है V जो है वो VC और VR है ही इक्वल। क्या कहते हो आप? कैपेसिटर का जो वोल्ट है वही रेजिस्टर पे आ रहा है, कोई और तो नहीं आ रहा ना। तो क्या मैं कह सकता हूं इस एग्जांपल में करंट मिल जाएगा, और इसकी रीजन ये है कि दोनों पैरेलल में है और दोनों का जो वोल्ट है वो आपस में इक्वल है। क्या कहते हो? C और R सबस्क्रिप्ट। आई थिंक इट इज मेकिंग सेंस। ठीक, क्लियर? अब अगर मैं ये वाली वैल्यू करंट की उठा के अपने पुराने रिलेशन में पुट कर दूं, क्या था पुराना रिलेशन? डेल्टा V ओवर डेल्टा T, याद करो, इज इक्वल टू क्या था बच्चों? नेगेटिव I ओवर C। मिला था ये रिलेशन। I को सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या बन गया? I को सब्स्टिट्यूट कर दो, डेल्टा V ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू नेगेटिव I टाइम्स 1 ओवर C। I की वैल्यू पुट कर दो, I की जगह हम लिख देंगे VC ओवर R इंटू 1 ओवर C। आई की जगह आपने डेल्टा V पर, I की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। आप खुद देखो, देखो I की क्या वैल्यू है? वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस ना। तो क्या मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू कैपेसिटर की वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस? यार बेटा मैंने कुछ नहीं किया, उसी को रीअरेंज करके लिखा है। ये देखो बात सुनो, आप मुझे बताओ ये समझ आ गई आपको यहां तक? ये तो पहले से लिखा हुआ है ना। और यार ये फॉर्मूला पहले नहीं किया हुआ, डेल्टा V ओवर। नया कुछ लेकर आए मेरी बात सुनो, कुछ नया लेके नहीं आया, मेरी बात सुनो। भाई, इससे तो नहीं ड्राइव किया ना आपने। तो यार ये बताओ यहां तक समझ आ गई? अब पीछे जो पिछला हमने सारा कुछ किया था उसमें डेल्टा V ओवर डेल्टा T क्या मिला था, कुछ याद है? जितना बड़ा करंट होगा उतना जल्दी डिस्चार्ज होगा, और जितना बड़ा कैपेसिटर होगा उतना स्लोली डिस्चार्ज होगा। बड़ा बर्तन जो है वो देर से खाली होगा, और जितना उसका फ्लो ज्यादा होगा उतना जल्दी खाली होगा। कितना जल्दी कैपेसिटर खाली होगा इसको फिजिकली भी सोच सकते हैं ना, फ्लो ज्यादा होना चाहिए, बर्तन छोटा होना चाहिए। समझ आ गई बात? और अगर हम I टाइम्स यहां पे हम लिख देंगे 1 ओवर C, तो अगर हम I की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें क्या बन जाएगा? अगर I की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट विल गिव यू माइनस VC ओवर R इनटू हो जाएगा 1 ओवर C। जो फाइनल रिलेशन बनेगा वो होगा माइनस VC ओवर RC। After further simplification, the final relation is delta V over delta T is equal to minus 1 over RC into VC। अब इस रिलेशन की मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस बताऊंगा जो आपने समझनी है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब है कैपेसिटर कितनी जल्दी वोल्ट लूज करेगा, volts lost per second will depend on resistor, will depend on capacitor, and it will also depend क्या हो गया, resistor, capacitor और voltage on the capacitor। और ये तीन फैक्टर डिटरमिन करेंगे कि वोल्ट पर सेकंड क्या होगा। अब मैं बताता हूं इसका यूज क्या है। इसका पहला यूज, अगर एक गिवन सर्किट है और उसमें आपको ग्राफ बनाने को कहे जाए, जिस तरह ये सर्किट बना हुआ है, देखो फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, नहीं बस हेडिंग, फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तीन, बेटा एक सेकेंड, फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर एग्जामिनर भाईजान आपसे तीन ग्राफ पूछ सकता है। पहले वो कहेगा बताओ कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो टाइम के साथ कैसे चेंज होगा। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि ये तो हमें पता है कि वोल्टेज कम होगा, लेकिन क्या यूनिफॉर्म रेट पे कम होगा, डिक्रीजिंग रेट पे कम होगा, या इंक्रीज जाएंगे उतना रेट भी कम होता जाएगा। फॉर्मूला क्या बता रहे हैं? जो डिस्चार्ज का रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? कैपेसिटर की अपनी वोल्ट पे। तो जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा उसका रेट भी, बेटा समझ आ रही है बात? फॉर्मूला क्या बता रहा है कि जैसे जैसे डिस्चार्ज होता जाएगा, फॉर्मूला पे फोकस करो,
फार्मूला ये बता रहा है कि डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी डिपेंड्स ऑन all these factors. Still, R and C and all of this is a constant. बच्चों ये क्या हो गया? R और C तो कांस्टेंट है ना। डिस्चार्ज होगा तो रेजिस्टर की वैल्यू फिक्स है, 10 ओम 5 ओम जो भी है, कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड 10 माइक्रोफैरड जो भी है तो फिक्स ना। तो जब आप कैपेसिटर और रेजिस्टर को सर्किट में एक बार लगा देंगे तो R और C तो कांस्टेंट है। टाइम के साथ कम क्या होता जाएगा? टाइम के साथ कम होता जाएगा। बताओ सर लेकिन BC और डेल्टा टी के आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। ना बेटा, ये देखो मेरी बात सुनो, टाइम के साथ साथ वोल्टेज होनी है कम। डिस्चार्ज कर रहे हैं ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, जब टाइम के साथ साथ वोल्टेज कम होगी तो ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि वोल्टेज आधी होगी तो रेट भी आधा हो जाएगा। वोल्टेज 1/3 होगी तो रेट भी 1/3 हो जाएगा। तो वोल्टेज कम तो होगी लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, कम तो होगी लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। जितना वोल्टेज कम होती जाएगी बेटा, बिल्कुल मैं वापस समझा दूंगा। देखो हम कर रहे हैं डिस्चार्ज, तो इस बात पे तो हमारा एग्रीमेंट है कि वोल्टेज कम होगी। ये बताओ जरा, इस पे है एग्रीमेंट? बिल्कुल सर। अच्छा, वोल्टेज होनी है कम, लेकिन ये फॉर्मूला हमें ये बता रहा है कि जो उसका वोल्टेज के कम होने का रेट है वो खुद वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। जब वोल्टेज कम होगी तो रेट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा ना। तो वोल्टेज कम होगी लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे कम होगी। तो शुरू में जो भी आपने वोल्टेज भरी हुई थी कैपेसिटर पे, डिक्रीजिंग रेट पे कम होगी। तो इसके कम होने की जो वजह है वो ये है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी रेट ऑफ डिस्चार्ज डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज इटसेल्फ। तो भाई जितना वोल्टेज कम होगी रेट भी कम होता जाएगा। आसान जबान में, कैपेसिटर की वोल्टेज और वोल्टेज का रेट ऑफ चेंज, अगर आप वैसे वैल्यूज के थ्रू देखना चाह रहे हैं, 100 वोल्ट के ऊपर अगर वोल्ट का ड्रॉप हो रहा था 50 वोल्ट हो जाएगा, उस वक्त ड्रॉप क्या हो जाएगा? -2.5 वोल्ट पर सेकेंड। ये फॉर्मूला ये बता रहा है और ये बिल्कुल रियल लाइफ में अप्लाई होता है। और जब वोल्ट हो जाएंगे फर्ज करो जी आपके 25, तो इसका भी आधा हो जाएगा। ये सिर्फ समझने के लिए वैल्यूज लिखी है। ये हो जाएगा -1.25 वोल्ट पर सेकेंड। सुभान, अब बताओ, आइए बात समझ। बड़े वोल्ट पे डिस्चार्ज बड़ा होता है, छोटे वोल्ट पे डिस्चार्ज स्लो हो जाता है। वोल्ट आधे, डिस्चार्ज आधा, रेट आधा। वोल्ट 1/3, रेट 1/3। आ गई बात समझ या है कोई कंफ्यूजन? बताओ। हमने ये जो एक्सिस पे लिया है, एक्स एक्सिस पे वो लिया है E, बिल्कुल सही है। तो बेटा डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इसका रेट हो जाएगा ना, वाई एक्स डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। स्लोप है ना इसकी। हाँ जब वोल्टेज कम होने तो रेट कम हो रहा है, टाइम बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, टाइम जो है वो तो आगे जाएगा ना, वोल्ट कम हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है? अब देखें, शुरू में फास्टर रेट है, फिर रेट क्या होता जा रहा है, तो फिर इसकी वजह वोल्ट कम हो रहे हैं, वोल्ट आधे होंगे, रेट आधा हो जाएगा, वोल्ट 1/3 हो जाएगा। आपने रेट के साथ बनाना होगा ग्राफ, तो वो डायरेक्ट रेट के साथ नहीं बनाएंगे, हाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। ये समझ आ गई? अच्छा, अब अगर आपसे और बिल्कुल क्लियर समझ आ गई, सुभान आप बताओ कि ये ग्राफ डिक्रीजिंग रेट पे क्यों जा रहा है? समझ आ गई बात ना? ये इक्वेशन एक्सप्लेन, ये इक्वेशन क्या कर रही है? एक्सप्लेन कर रही है। और अगर यही ग्राफ, तो रेजिस्टेंस का जो वोल्ट होगा टाइम के साथ वो कैसे जाएगा? होगा बिल्कुल, क्योंकि वी आर जो है कम से कम इस सर्किट में वो वीसी के इक्वल है बच्चों। वी आर क्या है? वीसी के इक्वल। तो जो वी आर है इट्स इक्वल टू वीसी। ये भी सेम ही होगा। हाँ बिल्कुल, ये भी वही ग्राफ बनेगा। ठीक। जो एक सवाल है, कैपेसिटर तो ना, अब ये बात है समझने वाली। मसला ये है कि कैपेसिटर के जो वोल्ट है ना वही रेजिस्टर के वोल्ट है। ठीक है, अब तुम्हारा और मेरा अगर साझा अकाउंट है तो मेरे पैसे कम होंगे तो तुम्हारे भी कम होंगे। इस तरह नहीं हो रहा कि रजिस्टर संभाल के रख रहा है, चार्ज बढ़ रहा है उसका ना, बढ़ के रहे, रजिस्टर के पास हीट बढ़ रही है, रजिस्टर हीट बनाता जा रहा है। उसको चार्ज हो रहा है, वो हो रहा है कैपेसिटर, मतलब हाँ। वो उसमें
उससे चार्ज निकल के रजिस्टर में जाता है। ना ना, चार्ज के पास होती है एनर्जी, वापस आ जाता है, चार्ज वापस आ जाता है, जीरो रिकवर हो जाता है। बिल्कुल सही है। चार्ज होती है गाड़ी, एनर्जी भर के जाती है, वो एनर्जी रजिस्टर को देती है, फिर वापस आ जाती है। तो जो एनर्जी की अमाउंट है वो कैपेसिटर की जब कम होगी तो जो रजिस्टर को मिलेगी वो भी कम होती जाएगी। तो रजिस्टर का वोल्ट है, देखो चार्ज जो है वो वाली गाड़ी है जो कैपेसिटर में से एनर्जी निकाल के रजिस्टर को देगी। अब कैपेसिटर का वोल्ट कम होने का मतलब ये है कि वो चार्ज को कम एनर्जी देगा, तो रजिस्टर को भी तो कम एनर्जी मिलेगी ना, वही वाली एनर्जी। रजिस्टर का वोल्ट होता है कि रजिस्टर को वो कितनी एनर्जी मिलेगी, तो जहरी सी बात है जितनी एनर्जी कैपेसिटर से आएगी वही रजिस्टर को मिलेगी ना। तो कैपेसिटर का वोल्ट कम होगा तो रजिस्टर का वोल्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। वोल्टेज जीरो होती है। वोल्टेज जीरो थियोरेटिकली जो है नहीं होती, प्रैक्टिकली हो जाती है, क्योंकि वोल्ट मीटर एक सर्टेन लेवल के नीचे जीरो रीड करता है। बेटा बात सुनो, लैब के अंदर जीरो हो जाती है, लेकिन थियोरेटिकली ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी जीरो नहीं होते। पॉसिबल ही नहीं है, पैरेलल में वोल्टेज डिफरेंट हो ही नहीं सकती, पैरेलल में इट्स नॉट पॉसिबल कि वोल्टेज डिफरेंट हो। ठीक, ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आप एक मोटर, आप एक टैंक के साथ पाइप लगा दें और आप कहें इज इट पॉसिबल कि टैंक में से डिफरेंट पानी है और पाइप में से डिफरेंट निकले, इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। समझ आ गई बात ना? देखिए अगर आप एक टैंक के साथ एक पाइप लगा दें, आप कहें जी टैंक में से जो है पानी है उधर से सिंगल पाथ, जब सिंगल पाथ है तो पॉसिबल ही नहीं है। जो कैपेसिटर में से एनर्जी आएगी वही किसको मिलेगी? रजिस्टर को। हाँ एक पॉसिबिलिटी है, 3 रजिस्टर लगा दो तो फिर डिवाइड हो जाएगी। वो तो आप 3 लगा रही है ना, फिर उसका हाँ सीरीज में लगेंगे। बेटा देखिए असल में जो बेटा एक सेकंड से, असल में जो वोल्ट होता है वो एनर्जी होती है, कैपेसिटर जो एनर्जी देगा वही सर्किट को मिलेगी। अब सर्किट के अंदर अगर एक रजिस्टर है, हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो है सर, ये जो आर है कंबाइन कर दिया और जो वायर्स हैं दे आर आइडियल। हाँ बेटा अपना सवाल पूछो। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हमेशा पैरेलल सर्किट में ही होगी, सीरीज में नहीं हो सकती? बेटा सीरीज में सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, फिर क्या करेंगे? बना के देख लो। तुम्हारा अगर कोई सर्किट सीरीज का बन सकता है तो मुझे बना के बताओ, पॉसिबल ही नहीं है। बेटा मेरी बात सुनो, जो आप बात कर रहे हैं ना उसमें तो करंट का फ्लो होगा ही नहीं, आपका पाथ ही कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है ना, जब पाथ कंप्लीट करोगे तो वैसे ही पैरेलल बन जाएगा। क्लियर है ये बात? तो बेटा पैरेलल के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है ना, पाथ कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा वी आर जो है वो वी सी के इक्वल होगा। सुभान क्लियर ये बात? बिल्कुल बेटा सीरीज में पाथ ही कंप्लीट नहीं होता ना। अच्छा आखिरी चीज है चार्ज ऑन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। बेटा मुझे ये बताएं, जब चार्ज फ्लो करेगा तो कैपेसिटर की जो एक प्लेट का चार्ज है वो कम नहीं होता जाएगा? नहीं, कम होता जाता है। ओवरऑल चार्ज ऑन वन प्लेट, और कैपेसिटर के चार्ज को हमेशा हम क्या कहते हैं? चार्ज ऑन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो एक प्लेट जो कैपेसिटर की है उसका जो चार्ज है वो टाइम के साथ कैसे चेंज होगा, उसकी सीधी सी बात है, इक्वेशन लिख के देख लो। Q होता है इक्वल सी वी के, C होता है कांस्टेंट, C होता है कांस्टेंट, तो Q और V आपस में क्या हो जाएंगे? Q और V का आपस में हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो फिर इसका मतलब क्या निकला कि इसका ग्राफ भी वही होगा जो वोल्ट का ग्राफ होगा। चार्ज और वोल्ट है वह डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कैपेसिटर का और उसका बिल्कुल बिल्कुल। बेटा रजिस्टर पे तो चार्ज होता भी नहीं है, चार्ज तो सिर्फ कैपेसिटर पे होता है। कैपेसिटर का जो चार्ज है वो ड्रॉप होता जाएगा जिस तरह उसके वोल्ट ड्रॉप होंगे, ड्रॉप होगा एट अ डिक्रीजिंग रेट। कॉपी हो गया यहां तक? अब आप लोग एक क्वेश्चन लिखें जरा, लिखो why is discharge of a capacitor, why is discharge of a capacitor called
an exponential process. Why is discharge of a capacitor is called an exponential decay? जिस तरह न्यूक्लियर फिजिक्स होती है ना, उसके अंदर जो न्यूक्लियर डिके होता है उसको भी एक्सपोनेंशियल डिके कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल आप समझ लो कि कैपेसिटर का जो डिस्चार्ज है उसे हम एक्सपोनेंशियल डिके क्यों कहते हैं। आपने शायद ओ लेवल में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल डिके, यहाँ पे ये सवाल आ रहा है कि जो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है उसको हम एक्सपोनेंशियल डिके क्यों कहते हैं। तो बेटा पहले तो आप एक्सपोनेंशियल डिके को डिफाइन करो, लिखो एक्सपोनेंशियल डिके। इसको डिफाइन करेंगे तो ही बात समझ आएगी। जब किसी चीज का डिक्रीज का रेट उस चीज के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ जाए तो उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिके। बेटा एक्सपोनेंशियल डिके होता है जब रेट और अमाउंट डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ जाते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। Of decrease if rate of decrease, और ये हमेशा अप्लाई होगा, और ये एक्सपोनेंशियल डिके की प्रॉपर डेफिनेशन है, ये आपने याद रखनी है। इफ रेट, हर जगह पे यही होगी, इफ रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ अ क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन, if rate of decrease of a quantity depends on the amount of quantity, depends on the amount, depends on the amount of quantity, depends on the amount of quantity, उसकी पावर 1, obviously हम पावर 1 नहीं लिखेंगे, लेकिन बात वही है। If rate of decrease of a quantity depends on the amount of quantity, then the decrease of quantity, then the decrease of the quantity, then the decrease of the quantity is an exponential decay। ठीक है जी बच्चों। अगर एक क्वांटिटी क्यू है और उसका रेट ऑफ डिक्रीज जो है वो खुद क्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल। बात समझ आ गई? और ये हमेशा अप्लाई होगा। जब किसी चीज का रेट ऑफ डिक्रीज उसकी अपनी अमाउंट पे डिपेंड करता है। इसकी केमिस्ट्री से अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन में जो रेट होता है वो रिएक्टेंट पावर 1 पे डिपेंड करता है। कैपेसिटर में भी यही चीज हो रही है, जहां पे रेट अमाउंट पर एक्सपोनेंशियल डिके, और ये जब भी अप्लाई होगा हम प्रोसेस को क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल डिके। अब जरा बताओ इस एग्जांपल में कैपेसिटर की केस में क्या ये अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा? आप खुद देखें। डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू -1 ओवर आरसी इंटू वीसी। आप मुझे बताएं क्या आरसी कांस्टेंट है या नहीं है? अगर ये कांस्टेंट है पीछे क्या रह गया? अगर ये कांस्टेंट है तो पीछे रह गया डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी हैज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद नेगेटिव वीसी। इसलिए कैपेसिटर का जो डिस्चार्ज होता है इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल डिके। बात समझ आ गई? सो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी खुद वी पे डिपेंड कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सपोनेंशियल डिके। सुभान तुम्हें समझ आ गई इसकी? सर एक और दफा लेक्चर देखूंगा फिर समझ आएगी। मेरी बात सुनो, जब किसी चीज का रेट उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है तो उसका जो चेंज होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। तो अगर वोल्ट्स पर सेकंड खुद वोल्ट्स पे डिपेंड कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल कहेंगे। इस तरह की जो भी चीज होगी वो एक्सपोनेंशियल होगी। बेटा है क्लियर? इसके आगे हम कल करते हैं। पूछो। हाँ पावर में जितने भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है सब के सब एक्सपोनेंशियल होते हैं,
और उनकी हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है। अब तुम अपना सवाल पूछो। ये इसमें डीसी